हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में, जिसमें हम लोग यूपी होम गार्ड के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर ये क्लास आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, और आज हम लोग भारत का इतिहास एवं संस्कृति के जो भी क्वेश्चन है तो उसको आज हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? तो इसका सही जवाब है रावी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान वर्तमान बंगाल राज्य किस रियासत से संबंधित था? तो इसका सही जवाब है रामताता। समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान वर्तमान बंगाल राज्य रामताता रियासत से असम राज्य, देवका और कामरूप, नेपाल देश, नेपाल और उत्तराखंड कर्तीपुरा रियासतों से संबंधित थे। और समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक रहा और गुप्त राजवंश के चौथे शासक और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन है, कालिदास ने अपने नाटकों को किस भाषा में लिखा है? इसका सही जवाब है संस्कृत। कालिदास ने अपने नाटकों को संस्कृत भाषा में लिखा है। कालिदास चौथी पांचवी शताब्दी के महान कवि और नाटककार थे। इन्होंने अपने नाटकों को संस्कृत भाषा में लिखा है और इन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। कालिदास के नाटक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम। और इनके महाकाव्य हैं रघुवंशम और कुमार संभवम। और इनके खंड काव्य हैं मेघदूतम और ऋतु संहार। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासन काल को इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास में स्वर्ण या शास्त्रीय युग कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है गुप्त। गुप्त राजवंश के शासन काल को इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास में स्वर्ण या शास्त्रीय युग कहा जाता है। गुप्त वंश के शासनकाल 240 से 550 ईस्वी तक भारत का स्वर्ण या शास्त्रीय युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल के दौरान भारतीयों ने कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। और तीसरी शताब्दी के मध्य में गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त तथा अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त थे। अगला क्वेश्चन है, 2009 में उत्तर प्रदेश के किसमें सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस सामान्य धारणा को ध्वस्त करने में मदद की कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी और यह स्थापित करने में मदद मिली कि यह पूरे भारतीय प्रायद्वीप तक फैली हुई है? तो इसका सही जवाब है आलमगीरपुर। 2009 में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस सामान्य साधारण को ध्वस्त करने में मदद की कि हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी और यह स्थापित करने में मदद मिली कि यह पूरे भारतीय प्रायद्वीप तक फैली हुई थी। 2009 में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर मेरठ जनपद में सिंधु घाटी सभ्यता की कलाकृतियों की खोज ने इस सामान्य धारणा को ध्वस्त करने में मदद। सिंधु घाटी की हड़प्पा सभ्यता केवल पश्चिमी भारत तक ही सीमित थी। आलमगीरपुर मेरठ जनपद उत्तर प्रदेश हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी भाग है और मांडा जम्मू कश्मीर सबसे उत्तरी सीमा है। सुरकांगे डोर बलूचिस्तान पश्चिमी सीमा है। आलमगीरपुर मेरठ पूर्वी सीमा है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे? तो इसका सही जवाब है चौखंडी स्तूप। वर्तमान उत्तर प्रदेश के चौखंडी स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे। वर्तमान उत्तर प्रदेश के चौखंडी स्तूप पर भगवान बुद्ध पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे। चौखंडी स्तूप एवं धर्मक स्तूप
सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ब्यास का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है विपाशा। ब्यास का प्राचीन नाम विपाशा है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है और ब्यास नदी सिंधु नदी प्रणाली की सहायक नदियों में से एक है और यह कुल्लू में ब्यास कुंड से निकलती है और कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा में बहती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृति चंद्रलोक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है अभिनव गुप्त। प्रसिद्ध कृति चंद्रलोक के लेखक अभिनव गुप्त हैं। प्रसिद्ध कृति चंद्रलोक के लेखक अभिनव गुप्त हैं और यह कश्मीर के महान तांत्रिक, दार्शनिक, योगी और सौंदर्य शास्त्र के विद्वान थे। इन्होंने श्रीराध, वैद, वेदांत, तंत्र और काव्य शास्त्र पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्क संगत का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? इसका सही जवाब है कौटिल्य। कौटिल्य ने सप्तांग राजनीतिक तर्क संगत का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कौटिल्य ने सप्तांग राजनीतिक तर्क संगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है और कौटिल्य के अनुसार एक राज्य में 7 घटक होते हैं। पहला है स्वामी जो राजा होता है, दूसरा है अमात्य जो मंत्री होता है, तीसरा है जनपद जिसको भूमि कहते हैं, चौथा है दुर्ग जो किला होता है और चौथा है कोष जो खजाना होता है और पांचवा है दंड जो सेना होती है और अगला है मित्र जो सहयोगी होता है। प्राचीन भारत में राज्य की शासन व्यवस्था इसी सप्तांग सिद्धांत पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, मृच्छकटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी है? इसका सही जवाब है शूद्रक। मृच्छकटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी शूद्रक ने लिखी थी। मृच्छकटिका नाटक को शूद्रक ने लिखा था और यह नाटक संस्कृत साहित्य की एक प्रसिद्ध कृति है और इसमें प्रेम, सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक विषयों को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है? इसका सही जवाब है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र को प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है। नाट्यशास्त्र प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है। भरत मुनि ने इस ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बौद्ध संघ के नियम से। विनय पिटक पुस्तक बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। विनय पिटक बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। इसमें संघ के भिक्षु एवं भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है तथा नियमों को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है और यह पुस्तक पाली भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है चरक संहिता। चरक संहिता को आयुर्वेद के विज्ञान के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद का विज्ञान के रूप में आचार्य चरक की चरक संहिता को जाना जाता है और चरक का योगदान भारतीय चिकित्सा शास्त्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा रचित चरक संहिता को आयुर्वेद में प्राचीनतम और प्रमुख ग्रंथों में से एक माना जाता है और यह ग्रंथ मानव शरीर रोगों के निदान और उपचारों के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, वेदों में मानव अधिकारों को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। इसका सही जवाब है समानता। वेदों में मानव अधिकार को समानता की अवधारणा से दर्शाया गया है। वेदों में मानव अधिकार को समानता की अवधारणा से दर्शाया गया है। वेद मानव अधिकारों को निम्नलिखित बातों पर बदल देते हैं: समानता, शांति, न्याय, स्वतंत्र और करुणा। अगला क्वेश्चन है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो इसका सही जवाब है कांचीपुरम। पल्लव राजवंश की राजधानी
कांचीपुरम में स्थित थी। पल्लव राजवंश की स्थापना सिंह विष्णु ने 575 ईस्वी में की थी और इस वंश की राजधानी कांचीपुरम थी और मदुरई पांड्य राजवंश की राजधानी थी और तंजावुर चोल राजवंश की राजधानी थी और मैसूर वाडियार राजवंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक की बेटी थी। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था और गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी तथा स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो इसका सही जवाब है हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा संस्कृत में की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा संस्कृत भाषा में किया गया था और इस प्रशस्ति से गुप्त काल के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और गुप्त काल में संस्कृत भाषा में अनेक धार्मिक ग्रंथ और नाटकों की रचनाएं हुई हैं, जिसमें कालिदास के ऋतु संहार, मेघदूतम तथा शूद्रक के मृच्छकटिकम आदि प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं? इसका सही जवाब है कुषाण। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में कुषाण वंश के शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं। मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं और कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था और कुषाणों की प्रथम राजधानी पुरुषपुर या पेशावर तथा दूसरी राजधानी मथुरा थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो इसका सही जवाब है 16। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपद थे। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपद थे और इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में तथा जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश क्षेत्र में मौजूद थे। पहला है कुरु, दूसरा पांचाल, तीसरा सुरसेन, चौथा वत्स, पांचवा कौशल, छठवां मल, सातवां काशी और आठवां चेदी। ये 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश क्षेत्र में मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को बसंत त्योहार भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है होली। होली त्योहार को बसंत त्योहार भी कहा जाता है। होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसके अगले दिन चैत्र मास की प्रथम तिथि अनेक प्रकार के रंगों से होली खेली जाती है। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है 5। इस्लाम धर्म का पालन करने वाले लोगों के द्वारा 5 प्रकार के आस्था का स्तंभ स्वीकार किया जाता है। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों के द्वारा 5 आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं। पहला है तौहीद, जिसको कलमा पढ़ना कहते हैं। दूसरा है नमाज अदा करना। तीसरा रोजा रखना। चौथा है ज़कात अदा करना और 5वां है हज करना। इस्लाम धर्म की स्थापना मुहम्मद साहब 570 से 563 ईस्वी इन्होंने की थी और 622 ईस्वी में इन्होंने मक्का की ओर हिजरत किया और यहीं से इस्लामी संवत का प्रारंभ माना जाता है और इनका पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ है तथा इनके उपासना स्थल को मस्जिद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही जवाब है
1853। भारत में पहली बार रेलवे लाइन का परिचालन 1853 में किया गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय वर्ष 1853 में बम्बई से ठाणे के मध्य भारत में पहली रेलवे लाइन का संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी? इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य की प्रतिमा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी। नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी और हड़प्पा से एक पुरुष नर्तक की पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कला की दृष्टि से काफी उन्नत है और सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति कला की उत्कृष्ट स्थिति थी। इस काल की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और सिंधु घाटी के कलाकार धातु पिघलाना और दो धातुओं के संयोग से मिश्रित धातु बनाना जानते थे। अगला क्वेश्चन है, मानव को भारत के सबसे बड़े उपहार दो महाकाव्य रामायण और कौन है? इसका सही जवाब है महाभारत। मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार दो महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं। रामायण और महाभारत दो महाकाव्य जो मानवता को भारत दो सबसे बड़े उपहार के रूप में प्रदान किया गया है और रामायण आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा 24,000 श्लोकों और 7 कांड में लिखा गया है और इसे चतुर्विशी सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है और महाभारत के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता था और वर्तमान में इस महाकाव्य में श्लोकों की संख्या 1 लाख से अधिक है, इसलिए इसे सप्तशाही संहिता कहा गया है और इस महाकाव्य को 18 पर्वों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो कौन से शासक से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है स्कंदगुप्त। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है, जो शासक स्कंदगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय का है, जो शासक स्कंदगुप्त से संबंधित है और इस स्तंभ का निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था और स्तंभ के शीर्ष पर भगवान विष्णु की मूर्ति है और इस पर संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख अंकित है। अभिलेख में स्कंदगुप्त की वंशावली और पुष्यमित्र तथा हुड़ों से हुए युद्ध का विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र किसका पुत्र था? तो इसका सही जवाब है पुष्यमित्र। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र पुष्यमित्र का पुत्र था। कवि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम की रचना के नायक विदिशा के राज्यपाल पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र थे तथा इस रचना की नायिका मालव देश की राजकुमारी मालविका है और यह श्रृंगार रस प्रधान 5 अंकों का नाटक है और यह कालिदास की प्रथम नाटक कृति है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो इसका सही जवाब है कपिल ऋषि। कपिल ऋषि को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में माना जाता है। कपिल ऋषि को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है और यह अद्वैत वेदांत के विपरीत मान्यता रखने वाले दर्शन है, जिसका शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी या विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किसके लिए जानी जाती थी? तो इसका सही जवाब है वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे। हड़प्पा सभ्यता में एक जगह थी गढ़ी, उसको इसलिए जाना जाता था
क्योंकि वहाँ उच्च वर्ग के लोग बसे थे। सिंधु सभ्यता की बसावट ज्यादातर दो भागों में बटी थी। पहला दुर्ग या गढ़ी क्षेत्र जहाँ उच्च वर्ग रहता था, तथा दूसरा नगर क्षेत्र जहाँ सामान्य वर्ग निवास करता था। और नगर क्षेत्र सामान्यतः दुर्गीकृत नहीं होते थे। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो इसका सही जवाब है चावल। वैदिक काल में चावल अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया जाता था। वैदिक काल में व्रीहि धान के लिए प्रयोग किया जाता था और यह शब्द जौ के लिए, मंड शब्द उड़द के लिए, मृदंग शब्द मूंग के लिए, गोधूम शब्द गेहूं आदि अनाजों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था? तो इसका सही जवाब है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तन गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे और इनकी माता महामाया कोलीय वंशीय थी और इनका लालन पालन इनकी भी माता प्रजापति गौतमी ने किया था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में शाक्य वंश की कन्या यशोधरा से हुआ था और इनके पुत्र का नाम राहुल था और कालांतर में राहुल तथा यशोधरा दोनों बौद्ध भिक्षु बन गए थे। अगला क्वेश्चन है, सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता किसके देवता थे? तो इसका सही जवाब है पौधों के। सोम ऋग्वैदिक युग के नर देवता पौधों के देवता थे। ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उसकी पूजा करते थे और प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र सर्वप्रथम देवता हो गए और ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है और इस काल में इंद्र को युद्ध का देवता तथा वर्षा का देवता माना जाता था। सोमदेव को वनस्पति का देवता, उषा को प्रगति एवं उत्थान का देवता, अश्विनी को विपत्ति हरण का देवता, पूषण को पशु देवता, मारुत को आंधी तूफान का देवता और विष्णु को विश्व के संरक्षण और पालनकर्ता के देवता माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, अनहिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी? तो इसका सही जवाब है सोलंकी राजवंश। अनहिलवाड़ सोलंकी राजवंश की राजधानी थी। अनहिलवाड़ सोलंकी राजवंश की राजधानी थी और आगे कुछ राजवंश और राजधानी दिया गया है। पहला है राष्ट्रकूट राजवंश जिसकी राजधानी है मान्यखेत। दूसरा है मृताका राजवंश जिसका राजधानी है वल्लभी। तीसरा है पाल राजवंश जिसकी राजधानी है मुंगेर। चौथा है सोलंकी राजवंश जिसकी राजधानी है अनहिलवाड़। अगला क्वेश्चन है, कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? इसका सही जवाब है कन्नौज। कान्यकुब्ज कन्नौज भारतीय शहर का प्राचीन नाम है। कान्यकुब्ज गंगा नदी के किनारे स्थित कन्नौज का प्राचीन नाम है और कान्यकुब्ज का प्राचीन नाम महोदय था। कान्यकुब्ज का प्राचीन नाम महोदय था और वर्तमान में कन्नौज के रूप में विकसित यह शहर गुलाब जल, इत्र, तंबाकू और अपनी सुगंधित वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया? तो इसका सही जवाब है महागोविंद। महागोविंद वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया। वास्तुकार महागोविंद ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था और बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उन्होंने गिरिब्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? तो इसका सही जवाब है केरल। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस केरल राज्य में स्थित था। मुजिरिस केरल राज्य के मालाबार तट पर स्थित एक प्राचीन यूनान समुद्री बंदरगाह है। प्राचीन समय में यह दक्षिण भारत तथा मिस्र, रोम के मध्य मसाले के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध
घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो इसका सही जवाब है भगवान ब्रह्मा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। दशाश्वमेध घाट वाराणसी काशी पर स्थित है और दशाश्वमेध का शाब्दिक अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर दशाश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें 10 घोड़ों की बलि दी थी और ऐसी मान्यता है कि इस घाट पर डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है बिहार। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में बिहार राज्य के नाम से जाना जाता है। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है और इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा और वर्तमान बिहार राज्य के पटना तथा गया जिले मगध महाजनपद के हिस्से थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो राजधानी थी। तो इसका सही जवाब है कौशल। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कौशल राजधानी थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम अयोध्या के शासक थे। पहले अयोध्या कौशल जनपद की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो इसका सही जवाब है बिंदुसार। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंदुसार है, जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। बिंदुसार मौर्य वंश के राजा थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और बिंदुसार को अमित्रघात सिंहसेन भी कहा जाता है और बिंदुसार मौर्य शासक अशोक के पिता थे। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व और कुछ तथ्यों के अनुसार 268 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई है? तो इसका सही जवाब है सरस्वती। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है और वैदिक सभ्यता के दौरान ही वेदों की रचना हुई और भारतीय विद्वान तो इस सभ्यता को अनादि परंपरा द्वारा आया मानते हैं और अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 1500 बीसी से 600 बीसी के मध्य मानते हैं और इस काल में हिंदू धर्म की नींव पड़ी थी और वेदांग सूत्री की रचना, ब्रह्म ग्रंथ और उपनिषद, इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने का काम इसी काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? तो इसका सही जवाब है वाल्मीकि। भारत में पहले कवि के रूप में वाल्मीकि को श्रद्धेय माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत भाषा के आदि कवि तथा भारत के पहले कवि के रूप में माना जाता है और इन्होंने हिंदुओं के आदि काव्य रामायण की रचना की है, जबकि टोलकापियर द्वितीय संगम काल के कवि थे तथा तमिल भाषा के प्राचीनतम व्याकरण टोलकापियम की रचना की थी और वेद व्यास हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक महाकाव्य महाभारत के रचयिता थे। अगला क्वेश्चन है, गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है जैन धर्म। गच्छा नामक संगठन जैन धर्म से संबंधित है। गच्छा नामक संगठन जैन धर्म से संबंधित है और गच्छा, जिसे वैकल्पिक रूप से गच्छ कहा जाता है, और जैन धर्म के मूर्ति पूजक श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन है,
तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र शहर में आयोजित की गई थी। सम्राट अशोक के शासन में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र शहर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र टीस ने की थी। और प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और कुल 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं तथा अंतिम बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के काल में हुई है, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका सही जवाब है बृहदत्त। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक बृहदत्त थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे तथा इनके प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसका संबंध राजनीति से है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमनिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है गाजीपुर। प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमनिया में था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमनिया में था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो इसका सही जवाब है गोपाल। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा गोपाल थे। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी और इसकी राजधानी मुंगेर थी। और इस वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो इसका सही जवाब है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिग्राम पाटलिपुत्र के रणनीतिक महत्व के कारण उसकी किलेबंदी की और कालांतर में उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है? इसका सही जवाब है निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी वह इतालवी यात्री है जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है। इतालवी यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक रूप से विस्तृत वर्णन किया है। और यह इतालवी यात्री संगम वंश के महान शासक देवराय प्रथम, जिनका कार्यकाल 1406 से 22 तक के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब है कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक पुष्यभूति वंश का प्रतापी शासक था और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। और हर्ष ने उत्तरी भारत में पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा और मिथिला को जीत लिया और पश्चिमी भारत में वल्लभी शासक ध्रुवसेन को पराजित कर उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और हर्ष के काल में चीनी यात्री वेनसांग 629 से 42 ईस्वी में भारत आया था और हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। और हर्ष ने स्वयं नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना
पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही जवाब है सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था और उन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था और यह घटना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में वट पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इन्होंने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही जवाब है पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे और इनकी माता का नाम वामा था। पार्श्वनाथ की तपस्या के 84वें दिन सम्मेत पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ और इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया। और पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिया है। वो पहला है सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह का प्रतिपादन दिया है। इन्होंने भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने ही 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है कालाशोक। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कालाशोक था। बिंबिसार का शासनकाल 544 से 492 ईसा पूर्व तक था और अजातशत्रु का शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व तक था और उदयन का शासनकाल 460 से 444 ईसा पूर्व तक था और कालाशोक काकवड़ का शासनकाल 394 से 366 ईसा पूर्व था। उपर्युक्त कालानुक्रम देखने से विदित है कि कालाशोक मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था और दिए गए विकल्प के अनुसार कालाशोक मगध का अंतिम शासक था, जबकि वास्तव में मगध वंश का अंतिम शासक घनानंद महापद्म का 8वां पुत्र था, जो सिकंदर का समकालीन था। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध। तो इसका सही जवाब है खगोलवेत्ता। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध खगोलवेत्ता थे। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान खगोलवेत्ता, ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने मात्र 23 वर्ष की अवस्था में आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा था और आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का विकास किया तथा साथ में यह भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य का चक्कर लगाती है और इन्होंने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण होने के वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला और खगोल शास्त्र में इनके अभूतपूर्व योगदान के कारण भारत का प्रथम उपग्रह को आर्यभट्ट का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही जवाब है अशोक। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। सांची स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है और इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी में करवाया और यह प्रसिद्ध स्तूप, जिसका भव्य तोरण, द्वार तथा उन पर की गई जगत प्रसिद्ध मूर्तिकारी भारत की प्राचीन कला तथा मूर्तिकला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है और सांची की स्थापना तथा बौद्ध धर्म व उसकी शिक्षा के प्रचार प्रसार में मौर्य काल के राजा अशोक का सबसे बड़ा योगदान रहा और धर्म व पर्यटन के संगम सांची को 1989 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया। अगला क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो इसका सही जवाब है जैन मत।
श्वेतांबर और दिगंबर जैन मत धर्म के हैं। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के से संबंधित हैं और लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए और भद्रबाहु के वापस आने पर मगध के साधुओं में मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में बंट गया और स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले तथा भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए और जैन धर्म के आदि संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन है, जातक कथा संबंधित है, तो इसका सही जवाब है गौतम बुद्ध से। जातक कथा गौतम बुद्ध से संबंधित है। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानियां हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है और इनमें 35 कहानियां हैं, जिनका संकलन उपदेश देने के लिए किया गया था और इनकी रचना का समय 3री शताब्दी ईसा पूर्व से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही जवाब है श्री गुरु अमरदास। सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से श्री गुरु अमरदास को जाना जाता है। श्री गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे। उन्होंने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी और इस विवाह का पंजीकरण पहले हिंदू विवाह अधिनियम के तहत होता था। जब सिख संप्रदाय के लोगों की शादी का पंजीकरण हिंदू विवाह अधिनियम के तहत न होकर आनंद कारज एक्ट 2012 के तहत होता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न में से किसने भारत का दौरा किया, तो इसका सही जवाब है फाहियान। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में फाहियान ने भारत का दौरा किया। फाहियान एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और फाहियान की यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों तथा बौद्ध स्मृतियों को खोजना था और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में भारत का दौरा किया था। वह 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा। वह 3 वर्ष पाटलिपुत्र में रहा तथा पाटलिपुत्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ नगर बताया और पाटलिपुत्र में रहते हुए संस्कृत का अध्ययन किया। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है और कुल वेदों की संख्या कितनी है, तो इसका सही जवाब है 4। सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद है और कुल वेद की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6 तथा पुराणों की संख्या 18 है और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद तथा सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित शहरों से किसके अवशेष पाकिस्तान में हैं, तो इसका सही जवाब है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहर के अवशेष पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांडगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित पूरा स्थल है जो और मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था और इसकी खोज का श्रेय राखल दास बनर्जी को प्राप्त है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है और सिंधु सभ्यता के अन्य भारतीय स्थल रोपड़ पंजाब में, लोथल गुजरात में, बनावली हरियाणा में, रंगपुर गुजरात में, सुरकोटदा गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, दैमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, मांडा जम्मू कश्मीर इत्यादि है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे, तो इसका सही जवाब है
आर्य। पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले आर्य लोग थे। पहली बार भारत में आकर बसने वाले लोग आर्य थे, जिनका अस्तित्व 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा और भारत में मुगल 1526 ईस्वी में तथा अंग्रेज 1600 में भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है, वेदों में से सबसे प्राचीन कौन सा है? इसका सही जवाब है ऋग्वेद। वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद सनातन धर्म हिंदू धर्म का आरंभिक स्रोत है और ऋग्वेद की दुनिया के सभी इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं और इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है, जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंधित स्थलों को समेकित करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जन्म स्थान इनका लुम्बिनी में हुआ, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, प्रथम उपदेश सारनाथ में और निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुआ। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है और यह भारत का आदर्श वाक्य है जो राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा हुआ है और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को सारनाथ वाराणसी के अशोक स्तंभ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन है? तो इसका सही जवाब है रामायण। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य रामायण है। रामायण तथा महाभारत दोनों ही 400 ईसा पूर्व में क्रमशः वाल्मीकि तथा वेद व्यास के द्वारा रचित ग्रंथ है, परंतु काल क्रम में रामायण का काल महाभारत से पहले आता है और इसके अलावा राम का जिक्र महाभारत में आता है, इसलिए रामायण को सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने से लगभग कब से संकेत है? तो इसका सही जवाब है आर्यों के काल से। भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ लगभग आर्यों के काल से संकेत है। भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ आर्यों के काल से माना जाता है और उत्तर वैदिक काल के आते आते यज्ञ पूजा तथा अन्य धार्मिक कर्मकांड हो गए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? तो इसका सही जवाब है आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों को। आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या उपनिषद करता है। उपनिषद भारत के अनेक दार्शनिकों ऋषि मुनि के अनेक वर्षों के गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है और उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, जिनकी संख्या 108 है और यह मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं जो आर्यों के दर्शन और उनके सिद्धांतों का वर्णन करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल का प्रतीक है? तो इसका सही जवाब है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल का प्रतीक है। निम्न में दहेज प्रथा ऋग्वैदिक काल का प्रतीक है। इस काल में विवाह के समय लड़की पक्ष द्वारा लड़के पक्ष को उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं दिया जाता था, जो कालांतर में दहेज के नाम से जाना गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता है। तो इसका सही जवाब है सूती वस्त्र। सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्र निर्यात किया जाता था। सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी और इस सभ्यता में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सूती वस्त्र, हाथी के दांत की बनी वस्तुएं और मनके इत्यादि थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। इन सिक्कों पर गरुड़ अंकित था और गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के दिनार तौल में 144 ग्रेन के तथा चांदी के सिक्के जिनको रूपक कहा जाता था 32.36 ग्रेन के थे और चंद्रगुप्त द्वितीय का काल स्वर्ण युग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है?
तो इसका सही जवाब है अजंता की चित्रकारी। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना अजंता चित्रकारी से मिलता है। अजंता की चित्रकारी गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना है और अजंता की गुफाओं का मुख्य आकर्षण भित्ति चित्रकारी है और इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्यानों और देवताओं का जितनी प्रचुरता है जीवंतता के साथ चित्रण किया गया है वह भारतीय कला के क्षेत्र में अद्वितीय है और अजंता की गुफाओं का निर्माण दूसरी शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक किया गया था और इसकी खोज 1819 ईस्वी में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। अगला क्वेश्चन है पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? तो इसका सही जवाब है पेशा। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार पेशा था। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का मुख्य आधार पेशा कर्म था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में समाज का विभाजन कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित हो गया और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है भारत में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी? तो इसका सही जवाब है आर्यों के काल से पूर्व ही। भारत में मूर्ति पूजा आर्यों के काल से पूर्व ही शुरू हुई थी। भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन पूर्व आर्य काल वैदिक काल से ही रहा और भगवान कृष्ण के काल में नाग, यक्ष, इंद्र आदि की पूजा की जाती थी और वैदिक काल के पतन और अनिश्वरवादी धर्म के उत्थान के बाद मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ गया। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? तो इसका सही जवाब है नगरीय। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति नगरीय थी। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थानों का पता चला है, जिनमें कुछ ही परिपक्व अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक महान के बारे में सत्य है? तो इसका सही जवाब है इसके अभिलेखों की भाषा हिंदी थी। अशोक प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश का राजा था और अशोक को देवानाम प्रिय एवं प्रियदर्शिका के नाम से भी जाना जाता है और कलिंग पर विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने धर्म प्रचारक को विदेशों में नेपाल, श्रीलंका, सीरिया, मिस्र, यूनान, अफगानिस्तान भेजा और अशोक के अभिलेखों की भाषा यूनानी या प्राचीन मगधी है तथा इनकी लिपि ब्राह्मी या खरोष्ठी है। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो इसका सही जवाब है उच्च। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उच्च थी। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उच्च थी। वैदिक काल में कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था तथा पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करती थी और उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई जो समय दर समय गिरती चली गई। अगला क्वेश्चन है प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब है वाकाटक। प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति वाकाटक के नाम से जाना जाता है। वाकाटक राजवंश 250 से 510 ईस्वी विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण तथा विंध्य शक्ति द्वारा वंश स्थापित होने के कारण इसे विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता था और विंध्य शक्ति को शिलालेख में वाकाटक वंश केतु कहा गया और 3वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वाकाटक वंश सर्वाधिक सम्मानित एवं सुसंस्कृत था। अगला क्वेश्चन है कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब है अनंत वर्मन। अनंत वर्मन चोल राजवंश से संबंधित नहीं है और चोल राजवंश से संबंधित कौन है? विजयालय, पर्यटक प्रथम, आदित्य प्रथम। अनंत वर्मन पूर्वी गंग वंश का प्रतापी राजा था जिसने कलिंग पर 71 वर्षों तक शासन किया। इन्हीं के काल में
कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया। और विद्यालय परातक तथा आदित्य प्रथम चोल वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, 4 वेदों में प्रथम वेद कौन है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद। 4 वेदों में प्रथम वेद ऋग्वेद है। वेद हिंदू धर्म के प्राचीन पवित्र ग्रंथ हैं। ऐसी मान्यता है कि इन्हें मंत्रों को परमेश्वर ने प्राचीन ऋषियों का अप्रत्यक्ष रूप से सुनाया था, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवी देवताओं के स्तुति मंत्र तथा देवी देवताओं के गुणों का वर्णन कविता और छंद के रूप में वर्णित है। और शेष अन्य 3 वेद सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद हैं। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया? तो इसका सही जवाब है चंदेल वंश। बुंदेलखंड पर चंदेल वंश ने शासन किया। बुंदेलखंड पर चंदेल वंश ने शासन किया था। इस वंश की स्थापना नब्रुक ने किया था और इनका साम्राज्य उत्तर में यमुना नदी से लेकर सागर मध्य प्रदेश मध्य भारत तक और धसान नदी में विंध्य पहाड़ियों तक फैला था। सन 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल वंश के अंतिम शासक परमर्दित देव को पराजित कर कालिंजर पर अपना अधिकार कर लिया। अंततः 1205 ईस्वी में चंदेल राज्य दिल्ली में मिला लिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म त्रिपिटक से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आधारभूत और मुख्य ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के उपदेश इन्हीं तीनों साहित्य खंडों में संकलित है। सुत्त पिटक, यह पिटक त्रिपिटकों में सर्वाधिक बड़ा और श्रेष्ठ है। इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों व उपदेशों का संग्रह है। दूसरा है विनय पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के इस पिटक में मठवासियों का अनुशासन संबंधी नियम दिया गया है। तीसरा है अभिधम पिटक, इस पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तथा अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर थे और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं का निर्माण काल है? तो इसका सही जवाब है गुप्त काल। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था और अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा द्वारा प्रेरित हैं और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन राजधानी थी? तो इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। भारत की प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्राचीन भारत के राजनीति का केंद्र होने के कारण पाटलिपुत्र को भारत की प्राचीन राजधानी के नाम से जाना जाता है और पाटलिपुत्र को अब पटना नाम से जाना जाता है, जो भारत के बिहार राज्य की राजधानी एवं सबसे बड़ा नगर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है? इसका सही जवाब है मथुरा में। भारत में शंकराचार्य पीठ मथुरा में नहीं है। और कहाँ कहाँ शंकराचार्य पीठ है? वो है द्वारिका में, पुरी में, बद्रीनाथ में। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनरुत्थान के लिए देश में 4 मठों की स्थापना की थी। ये 4 मठ बद्रीनाथ उत्तराखंड, द्वारिका गुजरात, श्रृंगेरी कर्नाटक, पुरी उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है और सूर्य को समर्पित इस मंत्र के रचयिता विश्वामित्र हैं और ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 मंत्र हैं और ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले को होता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है?
तो इसका सही जवाब है वाल्मीकि। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का अनुपम महाकाव्य है और रामायण लगभग 24,000 श्लोकों के महाकाव्य हैं, जिसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई है। और गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के तथा वेद व्यास महाभारत के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब है प्रशासन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के प्रशासन का वर्णन करता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रणाली के प्रशासन क्षेत्र का वर्णन करता है। कौटिल्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईस्वी तक के महामंत्री थे और यह राजनीति शास्त्र पर लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक सूत्र शैली गद्य में लिखी गई है और कौटिल्य ने शूद्रों को आर्य कहा है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समाज के चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था और समुद्रगुप्त को इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है और समुद्रगुप्त के प्रयाग को प्रशस्ति से उसके विजय अभियानों की जानकारी मिलती है और इस प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। इसका वास्तविक लक्ष्य धरणीबद्ध पृथ्वी को बांधना था और अपने विजय अभियानों के उपलक्ष्य में इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया और समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए भी दिखाया गया है तथा उन्हें कविराज की उपाधि भी प्रदान की गई है और इसके अतिरिक्त इन्होंने लिच्छवी दौहित्र, सर्वराज्योच्छेदता, अप्रतिरज, परशु जैसे उपाधियां ग्रहण की। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा ऐतिहासिक किला जिसे घेरिया के नाम से जाना जाता है, जिसने मराठा नौसेना में महत्वपूर्ण भूमिका और शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान एक रणनीतिक गढ़ के रूप में कार्य किया? तो इसका सही जवाब है विजयदुर्ग किला। विजयदुर्ग किला एक ऐसा ऐतिहासिक किला है जिसे घेरिया के नाम से जाना जाता है, जिसने मराठा नौसेना में महत्वपूर्ण भूमिका और शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान एक रणनीतिक गढ़ के रूप में कार्य किया। विजयदुर्ग किला को घेरिया के नाम से भी जाना जाता है और यह किला मराठा नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक गढ़ था, खासकर छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान। अगला क्वेश्चन है, अजंता की प्राचीन शैलकृत गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। अजंता की प्राचीन शैलकृत गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता की प्राचीन शैलकृत गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद, अब छत्रपति संभाजी नगर हो गया है, जिसमें स्थित है, जिसे 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका सही जवाब है 1336। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में संगम वंश भाइयों हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने की थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में लोटस टेम्पल, जो अपनी फूल शैली आकृति और बहाई उपासना स्थल के रूप में महत्व के लिए जाना जाता है, उसको तैयार करने के लिए कौन सा वास्तुकार जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है फरीबोर्ज साहबा। दिल्ली में लोटस टेम्पल, जो अपनी फूल जैसी आकृति और बहाई उपासना स्थल के रूप में महत्व के लिए जाना जाता है, उसके वास्तुकार फरीबोर्ज साहबा थे। फरीबोर्ज साहबा एक ईरानी कनाडाई वास्तुकार हैं, जिन्होंने प्रसिद्ध लोटस टेम्पल मंदिर को डिजाइन किया है। इस मंदिर को 1986 में पूरा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अराडू त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका सही जवाब है केरल। अराडू त्योहार केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अराडू त्योहार केरल का एक प्रसिद्ध त्योहार है और यह त्योहार केरल के
पद्मनाभ स्वामी मंदिर में बहुत भव्यता से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है शाहजहां। आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी, जिसे पर्ल मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। आगरा की मोती मस्जिद आगरा किले के भीतर स्थित है, जिसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा 1647 से 1654 की अवधि में करवाया गया था और यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बनी है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध भारत में किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़े गए थे? तो इसका सही जवाब है ब्रिटिश और फ्रेंच। कर्नाटक युद्ध भारत में ब्रिटिश और फ्रेंच दो यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़े गए थे। कर्नाटक युद्ध 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश और फ्रांसीसी शक्तियों के बीच भारत में प्रभुत्व के लिए लड़े गए थे और इस युद्ध के पश्चात भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को शहजादा खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है शाहजहां। शाहजहां को शहजादा खुर्रम के नाम से जाना जाता है। मुगल सम्राट शाहजहां को शहजादा खुर्रम के नाम से जाना जाता है। इसका जन्म 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था और इसके पिता का नाम जहांगीर तथा माता का नाम जगत गोसाई था और इसका विवाह नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल से हुआ था। इसने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की और राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, जहां इसने लाल किला सुरक्षा दुर्ग के रूप में स्थापित किया था और इसके अलावा इसने ताजमहल, मुमताज का मकबरा का निर्माण आगरा में करवाया, जिसके वास्तुकार उस्ताद ईसा खान थे। इसके शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजा गंगूला नरसिंह देव द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर बनवाया गया था? तो इसका सही जवाब है कोणार्क सूर्य मंदिर। राजा गंगूला नरसिंह देव के द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर बनवाया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण 13वीं सदी में गंग वंश के राजा लेंगुला नरसिंह देव प्रथम 1238 से 64 ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है शमसुद्दीन इलियास शाह। बंगाल के स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना शमसुद्दीन इलियास शाह ने किया था। शमसुद्दीन इलियास शाह, जिनका कार्यकाल 1342 से 1358 तक था, इन्होंने स्वतंत्र बंगाल सल्तनत की स्थापना की। वह इलियास शाही राजवंश के संस्थापक था। उसने उनके शासन के तहत पांडुआ हुगली बंगाल सल्तनत की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1556। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को सूरवंश के इस्लाम शाह के प्रधानमंत्री हेमू और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इसमें हेमू की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। वर्ष 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। यह दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला दूसरा राजवंश था और 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मनिकापुर में करके स्वयं सत्ता पर काबिज हो गया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। 1206 ईस्वी में यह दिल्ली का सुल्तान बना और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ऐबक ने अपने शासन के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए।
जिसमें कुतुब मीनार का निर्माण शामिल है, जो आज भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? तो सही जवाब है हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में संगम वंश के दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने की थी। यह साम्राज्य दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में फैला था, जिसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल है। विजयनगर साम्राज्य 16वीं शताब्दी के मध्य तक अपने चरम पर पहुंचा, लेकिन वर्ष 1565 में तालीकोटा की लड़ाई के बाद इसका पतन शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है सिकंदरा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा नामक स्थान पर स्थित है और अकबर के मकबरा का निर्माण जहांगीर के द्वारा 1605 से 1613 में मुख्य रूप से गहरे लाल बलुआ पत्थर से करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इब्न बतूता का उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान ने इब्न बतूता का उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी या न्यायाधीश के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था। इब्न बतूता प्रसिद्ध अफ्रीकी मोरक्को यात्री, विद्वान तथा लेखक था। इसका मूल नाम शेख अबू अब्दुल्ला फतेह था। ये 1333 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और सुल्तान ने इसका स्वागत किया और उसकी विद्वता देखकर इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत के नाम रहला है और सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न बतूता ने ही दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था? तो इसका सही जवाब है अकबर। अकबर ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। मुगल शासक अकबर ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। अकबर तीसरे मुगल बादशाह थे। इन्होंने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया और इन्होंने दीन इलाही नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? तो इसका सही जवाब है हुमायूं। ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ हुमायूं मुगल शासक आया था। मुगल चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के काल से होती है। हुमायूं ने फारस के शासक के यहाँ शरण के दौरान 2 फारसी ईरानी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की। ये चित्रकार मीर सैयद अली तबरीजी और अब्दुस समद थे और उन्हीं के साथ वह भारत आया था। साथ ही मीर सैयद अली को नादिर उल अस्र और अब्दुस समद को सोरी कलम की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? तो इसका सही जवाब है जहांगीर। शाही फरमान के मुद्दे पर जहांगीर का संबंध थॉमस रो से था। शाही फरमान के मुद्दे पर मुगल सम्राट जहांगीर का संबंध थॉमस रो से था। वर्ष 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में अंग्रेज जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सूरत बंदरगाह पहुंचा। थॉमस रो वर्ष 1619 तक भारत में रहा और थॉमस रो जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से
अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में बाबर तैमूर वंश में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठा? तो इसका सही जवाब है 1494। 1494 में तैमूर वंश में फरगना के अपने पैतृक सिंहासन पर बाबर बैठा था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से चंगेज खां का वंश था। पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना। उसने अपने फरगना के शासन काल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक ही उसके कब्जे में रहा। 1504 ईस्वी में काबुल पर विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा दी गई उपाधि मिर्जा त्याग कर नई उपाधि पातशाह धारण की। उसने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध को दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की। और इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन है, और इसके आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो। तो इसको लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे। थैंक यू।